राम राम बच्चों। पार्ट थर्ड वाले, यानी वैसे बच्चे जिनको कॉस्ट की क्लास चल रही है अभी ऑनलाइन। आज आपका लास्ट क्लास में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है। हमने उसके बारे में, कॉस्ट के बारे में पढ़ा कि वेरियस कैटेगरी के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जहां पे हम अलग अलग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उसी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आउटपुट कॉस्टिंग, आइदर यूनिट कॉस्टिंग। कहता क्या है ये कि ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस जो ओनली वन अटेम्प्ट में वो अपने प्रोडक्ट को बेचने लायक बना देता है, मतलब एक स्वरूप होता है, उसकी जो फेस होती है वो ऑटोमेटिकली बनकर रेडी हो जाती है ओनली वन अटेम्प्ट में। ऐसे हाउसेस में हम जो कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए हम जो स्टेटमेंट रेडी करते हैं उसकी नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। आइए उसी के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। होता क्या है ये, बात कर रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग का। बच्चा कहता है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग इज यूज्ड इन दोज इंडस्ट्री फॉर organizations where standard products are produced from a common process and all the units produced are more or less similar to each others. It is also known as unit costing, either output costing. Like this, ये चेयर है बेटा। आप देख रहे हो, आप ये प्लास्टिक और भी बहुत सारे चेयर है बेटा। बन तो जाएगा सब एक फॉर्मेट में, स्वरूप सबका एक है, बट बेस किसी किसी का अलग है। मीन्स बेस एक, ऊपर का अलग, यानी ओनली वन अटेम्प्ट में ये चेयर बन के आपकी रेडी हो गई। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ यूनिट कॉस्टिंग in those industries where production is carried out on mass scale and on a continuous basis and standard products are manufactured, the total cost and per unit can be determined by the use of the following methods: statement of cost, statement of cost sheet. बेटा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट में डिफरेंसेस क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट विदाउट पर यूनिट, स्टेटमेंट विथ विदाउट पर यूनिट, और ये विथ पर यूनिट। मतलब यही दोनों में डिफरेंसेज है बेटा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए क्या क्या कहता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? where a statement is prepared to show total cost and the profit or loss, but where it is not desired to find out cost per items of expenses, the statement so prepared is the statement of cost. मतलब यहां सीधा कह रहा है कि कॉस्ट पर आइटम हमें यहां जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे जगह हम जो कॉस्ट बनाते हैं। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट क्या कहता है बेटा? कॉस्ट शीट के बारे में, कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स और produce or unit in a specific period, and which total cost, per unit cost, and the cost incurred at various stages from manufacturing of products to the stage of making it sellable are shown. In this way, it can be said that cost sheet is a statement in which the cost of production is presented in an analytical way, यानी पर यूनिट वाइज इसको सजाया गया है कि भाई हर एक स्टेप में हमारा कितना पर यूनिट, पर पीस कॉस्टिंग क्या गिरा है। उससे हमें जानकारी मिल पाएगी कि भाई आज हम 10,000 बनाए, कल हम 8,000 बनाएंगे तो हमारा एग्जैक्ट कॉस्टिंग क्या होगा, इंडिविजुअली कॉस्टिंग क्या होगा, ये निकालना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट आइटम्स रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। मतलब आइटम्स यानी टर्मोलॉजी कह सकते हो आप। वो टर्म यहाँ पे नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, भैया आप कुछ भी कर लोगे ये लॉस आप बचा नहीं सकते हो, होना ही होना है इस तरह का लॉस। इसलिए इस तरह के लॉस को कंपेयर हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट बनाते समय हम नहीं करेंगे। कहता है दिस टाइप ऑफ लॉस इज अनअवॉइडेबल एंड अराइजेस ड्यू टू द नेचर ऑफ materials. This loss is not deducted from the cost of material, rather it is charged to the output because it is a principle of costing that all normal expenses which are necessarily to be incurred should be included in the cost of production. Next, abnormal loss, भैया हम इसको रोक सकते हैं
चोरी करने के लिए रोक सकते हैं, और भी रीजंस हो सकता है हम इस तरह के लॉस को रोक सकते हैं। बट अगर ऐसा लॉस होता है तो कॉस्ट को कंपेयर करने में इस तरह के लॉसेस को हम डिडक्ट करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेशंस करते समय। किसमें? रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे बेटा जी। Abnormal losses are those losses which arises due to the abnormal reasons such as loss by theft, loss by fire, careless handling, etc. The cost of materials abnormally lost should be deducted from the value of material purchase. यानी जो मटेरियल आप परचेज कर रहे हो, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उस पार्टिकुलर पीरियड में, उस पीरियड में हम इस तरह के लॉस को डिडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, wages for normal ideal time. Normal ideal time is inherent in any work situations and cannot be reduced. ये reduce नहीं हो सकता, मतलब abnormal कर रहा है। normal ideal time होता क्या है, जैसे एकदम सिंपल वे में समझना बेटा, कि एक वर्कर 8 घंटा काम करता है। क्या 8 घंटा एग्जैक्ट में काम करता है? हम चाहकर भी 8 घंटा रेगुलर उससे काम करवा सकते हैं? नहीं यार, कुछ कॉमन चीज होता है, वो आपसे टाइम लेंगे ही लेंगे। तो इसका डिडक्शन हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपेयर करने के लिए हम इस तरह के डिडक्शन नहीं करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं हम लोग। तो कहता है नॉर्मल आइडियल टाइम इज इनहेरेंट इन एनी वर्क सिचुएशंस एंड कैन नॉट बी रिड्यूस, हेंस वेजेज ऑफ नॉर्मल आइडियल टाइम इज नॉट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेबर कॉस्ट। बट एबनॉर्मल आइडियल टाइम भैया हम इसको रोक सकते हैं, और इस तरह के एबनॉर्मल आइडियल टाइम को हम डायरेक्ट वेजेस यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में इस तरह के आइटम्स को हम डिडक्ट करके शो करते हैं। मतलब एबनॉर्मल आइडियल टाइम अराइजेस ड्यू टू द unanticipated causes such as strikes, lockouts, fire accidents, major machine breakdown, earthquakes, etc. Loss of time due to such abnormal causes cannot be planned. Such causes are sudden and non-frequent. Hence, wages of abnormal idle time is subtracted from the labor cost. याद रखना, abnormal ideal time डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से डिडक्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते समय, और एबनॉर्मल वेस्टेज को रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते समय डिडक्ट करेंगे। नॉर्मल वेस्टेज और नॉर्मल आइडियल टाइम हम पूरे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते समय इसका कहीं कोई यूज नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक? आइए आगे चलेंगे बच्चा लोग। कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, ये बेटा जो भाषा है ये फाइनेंशियल नेचर की भाषा। किसकी है? फाइनेंशियल, मतलब इसका कहीं कोई यूज नहीं करेंगे, इसका यूज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट का, यानी फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस जब निकालते हो तब इसकी यूज करते हैं। हमारा यहाँ पे कोई यूज कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए इसका कहीं कोई यूज नहीं होगा। मतलब अगर आपके क्वेश्चंस में नजर आएंगे तो इसको इग्नोर मार देंगे आप। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंसेस। सर ये ज्वाइंट एक्सपेंसेस क्या है? बेटू समझो, मान लो एक ही फैक्ट्री में 2 तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जा रही है। मान लो एक ही बिल्डिंग है जिसमें मान लो ये स्टूडियो है, इसी स्टूडियो में बेटा अकाउंट्स का भी लेक्चर हो रहा है, मैथमेटिक्स का भी लेक्चर हो रहा है, फिजिक्स का भी लेक्चर हो रहा है। भैया एक ही कॉस्ट में एक से अधिक जा रहा है ना, एक ही स्पेस में, सबका कॉस्ट अलग अलग होना चाहिए ना। तो बेटू प्राइमरी कॉस्ट तो सबका इंडिविजुअल है। सर प्राइमरी कॉस्ट मान लीजिए, अपने भाषा में समझा दीजिए बेटा। जो अकाउंट्स का है तो उसका पीडीएफ बनेगा, ये बनेगा, वो का कॉस्ट अलग होगा। मैथमेटिक्स का पीडीएफ अलग बनेगा, वो बनाने का कॉस्ट अलग होगा। साइंस फिजिक्स का अलग, तो वो कॉस्ट प्राइमरी कॉस्ट है कलेक्ट करना। लेकिन उसके बाद जो खर्च होंगे वो तो कंबाइंड होंगे। मतलब सर, मतलब जब आपकी मटेरियल रेडी हो गई तो क्लास में जो खर्च हो रहे हैं भाई, लाइट तो कंबाइंड लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी तो कंबाइंड लगेगा, बाकी जो भी खर्च हो वो तो कंबाइंड लगेगा। उसको तो बांटना, किस आधार पे बांटेंगे ये समझना है मेरे को। तो बेटा इसको बांटने की कहता है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम किस रेशियो में बांटेंगे? वेजेज के रेशियो में। कौन सा ओवरहेड? फैक्ट्री ओवरहेड। बट अदर ओवरहेड्स, अदर यानी ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड को हम बांटेंगे बेटा किसके रेशियो में? वर्क कॉस्ट के रेशियो में। याद रखना यहां पे बेटो, वर्क ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस आफ्टर डिडक्टेड एबनॉर्मल आइडियल टाइम एंड रिमेनिंग ओवरहेड्स। लाइक हम ओवरहेड्स के बारे में लास्ट लेक्चर में आपका चर्चा कर चुके हैं। उस जो भी इस वीडियो को नहीं देखे होंगे, पिछले हमारे वीडियो को, और इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो जरूर हमारे वीडियो को देखेंगे। वीडियो अभी हमारा खुला हुआ है, कुछ दिन तक
यूट्यूब पे रहेगा ये वीडियो, देन आफ्टर हमारे ऐप में आ जाएगा ये वीडियो, आपको ओपनली नहीं मिलेगी। तो जो बच्चे अभी तक जो है यहाँ पे इनरोल नहीं करा पाए हैं, वो बच्चे तुरंत इनरोल करा ले, क्योंकि आने वाले अगले वीक में आप लोग का मैनेजमेंट का भी इंट्रोडक्शन और कुछ चैप्टर का जाएगा, टैक्स का भी जाएगा, जिससे आप लोग भली भांति अपने इस नीरज सर को देख लो, समझ लो, देन आफ्टर इनरोल करा लो। फंसाने वाला कोई काम नहीं करने का, क्योंकि आप लोग खुद ऑनलाइन बहुत सारे चैनल पर देख रहे होगे, वो फंसाने का काम नीरज सर का नहीं है, ये हमेशा याद रखना। आपको हमारा चैनल भी पता है अकाउंट्स वाला, उसी के थ्रू आपके पास जाएगा बेटा, और ये मतलब बहुत फ्यू टाइम के लिए आपके पास सारा दरवाजा खुला हुआ है, सारा लेक्चर ओपन है, फिर हमारे ऐप पे जाएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलो टू द पॉइंट पर बात करते हैं। फिर हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, वर्क ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेजेस एंड अदर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्क कॉस्ट। सर ये वर्क कॉस्ट कैसे निकलेगा? वेट एंड वॉच। पैकिंग चार्जेस, भैया ये पैकिंग चार्जेस अलग अलग चीज का है। हम लोग कुछ सामान जब खरीदते हो तो सामान खरीदने के बाद पैक करके देता है, और कुछ पैकिंग ही आता है, हमको पैक करने की आवश्यकता नहीं है। अंकल चिप्स अलग मिलता है नहीं, वो पैकेट में ही मिलता है बेटा, क्लियर है। बट आलू का चिप्स जो मार्केट में मिलता है वो पैक करके मिलता है, दोनों में डिफरेंसेस है। तो पैकिंग चार्जेज कैटेगरी देखा जाता है कि वो खर्च कहाँ हुआ, उसकी अकॉर्डिंगली उनका एडजस्टमेंट अंडर द फैक्ट्री ओवरहेड, अंडर द ऑफिस ओवरहेड, अंडर द सेलिंग ओवरहेड की जाती है। नेक्स्ट, types of material in manufacturing category of business, there are 3 types of material: raw material, work in progress, finished goods। raw material कच्चा माल, हाफ बॉयल, वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश गुड्स बनकर वो रेडी हो गया। बेटा हाँ, ये तीनों का 2 पार्ट होता है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। अच्छी तरह से आप लोग जानते हो ओपनिंग और क्लोजिंग। इसका हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, हम इसकी चर्चा पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। आज सबसे पहले चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग का एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, और उसको कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का नाम क्या देंगे। आइए चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ये रॉ मटेरियल कच्चा माल है, ये प्लास्टिक का है, ये बेटा ये कच्चा है, रॉ मटेरियल है। अब देखो इससे वर्क इन प्रोग्रेस, देखो शेप तैयार हो गया चेयर का, ये वर्क इन प्रोग्रेस, नॉट अ फिनिश। और अगले स्लाइड में ये फिनिश होकर मिल गया, मतलब ये चेयर बनकर तुम्हारे पास रेडी हो गया, बिकने के लिए तैयार हो गया। भाई हम रेडी है, हमें कोई खरीद लो, ये फिनिश गुड्स इसको कहते हैं बेटा। नेक्स्ट आइए, ट्रीटमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन प्राइम कॉस्ट। यानी पहला कॉस्ट प्राइम कॉस्ट है, ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं बेटा, या लास्ट का लेक्चर का लास्ट स्लाइड हमेशा याद रखना, उसी में सारे कॉस्ट का डिवाइड बांटा हुआ है, उसी को यहाँ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम, क्लियर है। आइए रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना आज सीखेंगे, और इसी रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते समय इस रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का एडजस्टमेंट है। सिंपल सा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में करना क्या है सर, जो रॉ मटेरियल आज दिन भर में हमने खरीदा, एक पार्टिकुलर पीरियड मान लिया दिन भर में खरीदा, जो पिछला रॉ मटेरियल था उसको ऐड कर दो। जो मटेरियल को खरीद कर लाने में जितने भी तरह का खर्च लगा वो सारे को ऐड कर दो। लेस करो जो यूज नहीं किया, जो अनयूज आइटम है उसको सारे को लेस करो। जैस लाइक सर, जो रॉ मटेरियल आपने रिटर्न किया लेस कर दो, जो रॉ मटेरियल डैमेज हो गया लेस कर दो, जो रॉ मटेरियल बचा हुआ है लेस कर दो, ये सारे को डिडक्ट कर दो। मतलब जो यूज किया फिनिश गुड्स बनाने में वो सारे को ऐड करो इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, और जो अनयूज है, जो यूज नहीं किया या रॉ मटेरियल किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस में भेज दिया, उस मटेरियल को बनाने में यूज नहीं हुआ, वो सारे को आप रिटर्न करोगे आप। आइए कहता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बेस ले लिया, ऐड कर दिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कर दिया कैरेज ऑन परचेज एंड एक्सपेंसेज और कोई अदर एक्सपेंसेज, लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप, वेस्टेज मटेरियल, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू स्टोर या सप्लायर, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर जॉब्स यानी अदर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्शन हाउस में, और लॉस ऑन मटेरियल लेस कर दिया, निकल गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर सिंपल सा शॉर्टकट हम बता दिए हैं,
जो पॉजिटिव यानी जो हमने इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में यूज किया वो ऐड, और जो नहीं यूज किया वो लेस। सिंपल ये थ्योरी याद रखना अपने दिमाग में, ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल कंज्यूम का रिजल्ट आ जाएगा। लाइक इसी पर एक छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने, बेटा जरा आ जाए। अब यहाँ पे निकालना है रॉ मटेरियल कंज्यूम, अच्छे तरीके से पता है। ओपनिंग स्टॉक को बेस ले लेंगे सर, क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सर। परचेज क्या करें, यूज कर रहे हैं बेटा, ऐड। खर्च लगा परचेज करने में, ऐड। ऑक्ट्राइड ड्यूटी ये भी खर्च है बेटा, ऐड। सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, मटेरियल वेस्ट जो है उसको बेच रहे अनयूज है तो माइनस। एबनॉर्मल वेस्टेज है भैया, माइनस। अगर यहाँ पर नॉर्मल वेस्टेज आता तो हम उसको इग्नोर करते, तो उसका कोई यूज, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते बेटा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड है, बेच दिया यानी यूज नहीं किया, माइनस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल, एक्सपेंसेस है बेटा, ऐड कर देंगे, देन द रिजल्ट विल बी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बच्चों शायद समझ में आया होगा। इसी पर एक क्वेश्चन और है आपके लिए छोड़ दिए हैं, बनाएंगे और बुक जरूर ले लेंगे। डॉक्टर कौन सा था आपको पता होगा, BK मेहता, कॉस्ट अकाउंटिंग, याद रखना। और एक क्वेश्चन ये भी है उसी तरह से बनेगा, आप बना लोगे जरूर। तो आज का इतना ही था आपके सामने, एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए। ये चैप्टर है आपके पास, प्रैक्टिकल चैप्टर है, यूनिट कॉस्टिंग, जरूर देखेंगे, समझेंगे। जहां डाउट होगा आपको लास्ट लेक्चर में ही हम अपना नंबर दे चुके हैं व्हाट्सएप, आप उस पर डायरेक्ट मैसेज करेंगे, जो भी डाउट हो मैसेज करेंगे। और वीडियो देखने के बाद कमेंट बच्चा जरूर करें। कमेंट इसलिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये कमेंट आप करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम भी आपके सामने और अच्छे से, जहां प्रॉब्लम हो और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा लाइव हो या वीडियो हो या ऑफलाइन हो, समझाने का तरीका एक ही होता है, आप जितने सही सटीक तरीके से आपको हम समझा सके। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम। मिलते हैं कल फिर नए लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही, राम राम, गुड नाइट बाबू।